हाँ, सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, हम पिछली कक्षा में बात कर रहे थे भारत की जलवायु की, और भारत की जलवायु में हमने मुख्य रूप से जल समीर और तापीय संकल्पना के बारे में पढ़ा था हमने। कौन संकल्पना? तापीय संकल्पना। तो अब तापीय संकल्पना के बाद आज हम बात करते हैं, देखिए, एक मानसून तंत्र की संकल्पनाएं हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे। आज की क्लास में मैं आपको थोड़ा सा भारतीय मानसून तंत्र के बारे में बता देता हूँ एक बार। भारतीय मानसून तंत्र। हाँ, देखिए क्या होता है कि एक वर्ल्ड का मैप बनाता हूँ मैं यहाँ पर। हाँ, ये एक मैप है और यहाँ पर ये अफ्रीका है, ये अफ्रीका, ये एक ऑस्ट्रेलिया। देखिए, हम बात करते हैं, आप सबको पता होगा, ये दक्षिण अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका है, ये यूरोप के देश हैं, ये अफ्रीका, ये भारत है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये हिंद महासागर है, ये आपका अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर, ये आपका प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, ये भी क्या है? प्रशांत महासागर। यहाँ से एक रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा। बात करते हैं हम, जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी चमकती हैं, वहाँ से शुरुआत करते हैं हम। और भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी कब पड़ती हैं? 21 जून को। कब पड़ती हैं? 21 जून को। भारत में दो प्रकार के मानसूनों की चर्चा करेंगे। कौन से मानसूनों की? दो प्रकार के मानसून, दो प्रकार। एक, नंबर एक, ग्रीष्मकालीन मानसून, और नंबर दो, शीतकालीन मानसून। शीतकालीन मानसून। देखिए, ग्रीष्मकालीन मानसून किसे कहते हैं और शीतकालीन मानसून किसे कहते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। दो ही मानसूनों के बारे में पढ़ेंगे हम। 21 जून है, समय है कर्क रेखा पर, 21 जून नहीं, 23 मार्च, 23 मार्च का समय है। 23 मार्च के बाद हमारे भारत में लगभग उत्तर भारत में
हमारे ग्रीष्मकाल शुरू हो जाता है। दक्षिण भारत में भी ग्रीष्मकाल शुरू हो जाता है क्योंकि भूमध्य रेखा से ऊपर सूर्य की किरणें बढ़ने लग जाती हैं। तो जैसे ही मार्च के बाद में अप्रैल आता है, अप्रैल में सूर्य की किरणें यहाँ सीधी पड़ती हैं इस एरिया में। तो लगभग इस पूरे भारत में अपना ये यहाँ बना देता हूँ भारत। ये हाँ, ये भारत है मान लो। तो अब इस भारत में यहाँ एक रेखा अपनी यहाँ से गुजरती है जो भारत के मध्य भाग से जाती है, वो है कर्क रेखा। इस कर्क रेखा पर जो चमकता है सूर्य वो है 21 जून। 21 जून को। अब 23 मार्च से और 21 जून के बीच का जो दौर है वो पूरा ग्रीष्मकाल होता है। ग्रीष्मकाल होता है तो यहाँ पर निम्न दाब बन जाता है और यहाँ इस एरिया में उच्च दाब बन जाता है। मैंने पहली क्लास में आपको बताया भी था कि हवाएं उच्च दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती हैं, तो निश्चित रूप से हवाएं दक्षिण से उत्तर की ओर चलेंगी। हवाएं दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगी और ये यहाँ पर मरुस्थल है और स्थल भाग है पूरा के पूरा। ये पाकिस्तान, ईरान, इराक तक का पूरा एरिया क्या है, ये पूरा म्यांमार वगैरह, यहाँ थाईलैंड, बैंकॉक, सारी जगह, सभी जगह यहाँ पर ये पूरा एरिया क्या है, गर्म है। ये पूरा एरिया गर्म है। तो यहाँ पूरा एरिया गर्म होने के कारण यहाँ क्या बनता है, निम्न दाब। और निम्न दाब बनता है तो हवाएं दक्षिण से उत्तर की ओर चलेंगी। अब जब हवाएं दक्षिण से उत्तर की ओर चलेंगी तो दक्षिण में क्या है, ये महासागर है। महासागर है तो हवाएं उत्तर की ओर जाएंगी। जब हवाएं उत्तर की ओर जाएंगी तो निश्चित रूप से भूमध्य रेखा क्रॉस करते ही हवाओं की दिशा चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये भूमध्य रेखा के बाद ये पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण की वजह से ये जो पृथ्वी की जो घूर्णन गति है, उस घूर्णन गति की वजह से ये दिशा चेंज होती है और इसकी दिशा हो जाएगी दक्षिण से उत्तर के बजाय दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। तो हवाओं की दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। अब ये हवाएं भारत में प्रवेश करेंगी और जब भारत में प्रवेश करेंगी तो ये कौन सी हवाएं होंगी, मानसूनी हवाएं, क्योंकि ये अपने साथ जल ले जाएंगे। क्योंकि ये कौन से स्थान से जा रही हैं, ये महासागरों से होके जा रही हैं पवनें। तो महासागरों से पवनें जाने के कारण ये आर्द्र पवनें होंगी। आर्द्र पवनें होंगी तो इनमें जल की मात्रा ज़्यादा होगी। जल की मात्रा ज़्यादा होगी तो ये आगे जाके बादल बनाएंगी और बादलों का निर्माण होगा और बादलों का निर्माण होते हैं बरसात होगी। तो निश्चित रूप से हम देखते हैं कि ये पवनें एक मानसूनी पवनों के रूप में भारत में प्रवेश करती हैं और इसीलिए इसे दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है। समय ग्रीष्मकाल है तो इसलिए इसे ग्रीष्मकालीन मानसून भी कह सकते हैं। तो ग्रीष्मकालीन मानसून हमारे यहाँ एक नाम और से जाना जाता है जिसका नाम है दक्षिण पश्चिम मानसून। भारत में अधिकांश वर्षा इसी मानसून की वजह से होती है, इसी मानसून के द्वारा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में सबसे अधिक बरसात होती है। अब बात करते हैं आगे मानसूनी पवनों की, मानसून तंत्र की पूरे की। तो अब इसके लिए थोड़ा सा मैं इस मैप को चेंज करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा मैप बनाता हूँ इंडिया का, उसमें आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, देखिए हाँ, ये इंडिया है। अब इंडिया में पवनें कैसे जा रही थी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व के लिए। ये क्या है, अरब सागर और ये बंगाल की खाड़ी।
बंगाली खाड़ी। तो अब बंगाली खाड़ी और अरब सागर, अब जैसे ही भारत की स्थिति प्रायद्वीपीय हुई, ये भारत की स्थिति कैसी है? प्रायद्वीपीय। भारत की स्थिति प्रायद्वीपीय होने के कारण, भारत की स्थिति प्रायद्वीपीय होने के कारण यहाँ मानसूनी पवनें दो भागों में बट गई। कितने भागों में बट गई? दो भागों में। नंबर 1 अरब सागर का मानसून और नंबर 2 बंगाली खाड़ी का मानसून। अब मानसून दक्षिण पश्चिम था, दक्षिण पश्चिम मानसून था, ग्रीष्मकालीन मानसून था, लेकिन भारत की स्थिति प्रायद्वीपीय होने के कारण या त्रिकोणीय होने के कारण यह मानसून दो भागों में बट गया। एक तो अरब सागर की शाखा, इसको शाखा नाम दे देते हैं, शाखा, और ये बंगाली खाड़ी की शाखा, अरब सागर की शाखा और बंगाली खाड़ी की शाखा। अब हम बात करते हैं अरब सागर और बंगाली खाड़ी की शाखा की, तो देखते हैं ये बंगाली खाड़ी की शाखा, ये अरब सागर की शाखा। अब जैसे जैसे धीरे आगे बढ़ी ये पवनें, तो ये तो अरब सागर की शाखा कहलाएंगी, ये और ये बंगाली खाड़ी की शाखा कहलाएंगी, ये बंगाली खाड़ी की शाखा कहलाएंगी ये। तो अब आप यहाँ अंदाज़ा लगाइए और एक मन में सोचिए और देखिए कि भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून की किस शाखा से होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा मानसून की किस शाखा से होती है? भाई अभी आपका निश्चित रूप से आंसर क्या होगा? अरब सागर होगा। क्या होगा? अरब सागर होगा। और होती भी है, अरब सागर से ही होती है, क्योंकि ये पूरे भारत में से निकलेंगी ये पवनें, तो जहाँ भी टकराएंगी, जिस भी चीज़ से टकराएंगी तो निश्चित रूप से वहाँ बरसात करेंगी। ये हमारा क्या है? हिमालय पर्वत। क्या है? हिमालय पर्वत। जो हिमालय पर्वत से ये टकराएंगी आगे चल के। अब क्या होता है कि सबसे पहले तो ये यहीं टकराएंगी। ये क्या है? पश्चिमी घाट पर्वत, यानी सह्याद्री पर्वत, सह्याद्री पर्वत। जब सह्याद्री पर्वत है तो यहाँ इससे टकराएंगी, उसके बाद ये आगे बढ़ेंगी और फिर यहाँ पर ये तेलंगाना है, इसमें एक क्षेत्र है सौराष्ट्र क्षेत्र, वहाँ पर ये क्या है कि थोड़ा सा इस हिमालय पर्वत ये पश्चिमी घाट के जस्ट साइड में ही आता है, तो इसलिए ये वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाता है यहाँ पर। तो दक्षिण पश्चिम मानसून का नंबर पहला वृष्टि छाया क्षेत्र बनता है ये सह्याद्री पर्वत के पूर्वी भाग में। तो ये एक वृष्टि छाया क्षेत्र रह जाता है, यहाँ की बरसात नहीं होती और ये पवनें आगे निकल जाती हैं। उसके बाद में ये हिमालय से टकराती हैं और हिमालय से टकरा कर यहाँ पर इस क्षेत्र में पूरे में ये बरसात करती हैं। बंगाल खाड़ी की शाखा की पवनें ये जाती हैं इधर, और यहाँ पर कौन सा पर्वत है? ये अराकान योमा पर्वत है। कौन सा? अराकान योमा पर्वत। ध्यान रखना, पूछा भी जा सकता है मैप में। अराकान योमा पर्वत। अब अराकान योमा पर्वत ये उत्तर से दक्षिण दिशा में फैला हुआ है, तो ये बंगाली खाड़ी की जो पवनें हैं ये इसमें जाएंगी और यहाँ पर ये इनसे हिमालय से और अराकान योमा पर्वत से टकराएंगी। अब अराकान योमा पर्वत और हिमालय पर्वत है, इसकी लगभग ऊंचाई यहाँ पर बैठती है 6000 मीटर के आसपास। तो जब 6000 मीटर के आसपास यहाँ ऊंचाई बनती है तो निश्चित रूप से ये जो आर्द्र पवनें हैं ये बहुत कम ऊंचाई पर प्रवाहित होती हैं। जो ऊपरी वायु संचरण है हमारा यहाँ का वो बहुत कम ऊंचाई तक है, तो लगभग ये इतनी ऊंचाई को क्रॉस नहीं कर पाती, तो ये इसी स्थान पर पहुँचती हैं, यहाँ टकराकर जम के बरसात करती है। यहाँ पर ये कुछ कंडीशन ऐसी बनती है कि यहाँ मेघालय में कीपाकार पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी और जयंती। ध्यान रखना, मेघालय में कौन सी पहाड़ियाँ हैं? गारो, खासी और जयंती। ये 3 पहाड़ियाँ हैं, तो तीनों पहाड़ियाँ ऐसे कीपाकार रूप में स्थित हैं, ये ऐसे।
तो जैसे ही इसमें ये पवनें प्रवेश करती हैं तो ये घुस जाती हैं अंदर इसमें, और जब तक ये पूर्ण रूप से बरसात नहीं कर देती, जब तक इनको निकलने का स्थान नहीं मिलता। तो भाई आगे से तो ये निकल ही नहीं सकती, क्योंकि आगे तो पर्वत है, पूरे पूरे इसके साइड में भी पर्वत है। तो इसमें अंदर प्रवेश करने के बाद बरसात करेंगी ही करेंगी पवनें, क्योंकि आर्द्र पवनें हैं, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएंगी, क्योंकि शुष्क होने के बाद में ही वो ऊपर उठेंगी। जब वजन कम हो जाएगा तो पवनें ऊपर उठेंगी। तो ऐसे ही वो सिस्टम यहाँ पर बनता है कीपाकार पहाड़ियों का। तो ये मेघालय में बनता है, और मेघालय पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक वर्षा का क्षेत्र बनता है मौसिनराम। क्या बनता है? मौसिनराम और चेरापूंजी। चेरापूंजी, तो मौसिनराम और चेरापूंजी यहाँ दो क्षेत्र हैं जो विश्व के सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र हैं। अगर स्थान की बात करें तो बाकी इंडिया में सबसे ज़्यादा जो वर्षा प्राप्त करता है वो मौसिनराम चेरापूंजी ही है। और उसके बाद अगर राज्य की बात करें हम, तो राज्य सबसे ज़्यादा जो वर्षा प्राप्त करता है वह राज्य है केरला। कौन सा? केरल और तमिलनाडु, दो सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करने वाले एरिया हैं। हाँ, उसके बाद हम बात करते हैं कि ये मानसून जो था अपना दक्षिण पश्चिम मानसून, ग्रीष्मकालीन मानसून, ये यहाँ जम के बरसात करता है। मानसून का जो प्रवेश होने का समय है वो है यहाँ पर 1 जून। कौन सा? 1 जून। 1 जून के बाद जैसे जैसे मानसून ऊपर जाएगा, ये बढ़ेगा, तो इसकी डेट बढ़ती चली जाएगी। यहाँ राजस्थान में इसकी डेट है 18 जून। 18 जून, और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये 10 जुलाई। 10 जुलाई 10 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में हिमालय तक मानसून पहुँच जाता है, और मानसून पूरे भारत में सक्रिय हो जाता है। तो मौसम वैज्ञानिक भी कह देते हैं कि अब मानसून पूरे देश में सक्रिय हो गया, और लगभग जुलाई और अगस्त तक 2 महीने यहाँ पर जम के बरसात होती है। जैसे ही सितंबर आता है, और क्योंकि सितंबर तक जाते ही ये सूर्य की किरणें इधर जाना शुरू हो जाएंगी दक्षिण की तरफ, और वही 23 सितंबर को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर पहुंच जाएंगी। तो निश्चित रूप से यहाँ वायुदाब कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि तापमान यहाँ कम हो जाएगा। तापमान यहाँ कम हो जाएगा तो वायुदाब यहाँ का बढ़ जाएगा, तो बढ़ जाएगा तो ये पवनें इधर आना प्रारंभ कम कर देंगी। तो ये पवनें खुश्क होकर 2 महीने में ये पवनें शुष्क हो जाएंगी, बरसात कर देंगी पूरी, और ये अपने खुश्क होकर इस हिमालय को क्रॉस कर जाएंगी, आगे चीन की तरफ यहाँ पर निकल जाएंगी। ये क्या है? ये चीन है। तो चीन की तरफ जो है पवनें निकल जाएंगी इधर, तो आगे फिर ये गई पवनें। उसके बाद में जैसे ही 23 सितंबर आएगा, 23 सितंबर के बाद में मानसून लौटने का निवर्तन काल बोलते हैं भारत में इसको। सितंबर का जो समय होता है उसको क्या बोलते हैं? मानसून का निवर्तन काल, यानी कि मानसून के लौटने की ऋतु बोलते हैं। जैसे ही सितंबर निकलता है, अक्टूबर नवंबर आता है, तो दिसंबर में कहाँ जाएगी सूर्य की किरणें? मकर रेखा पर पड़ेंगी। जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ेंगी तो निश्चित रूप से कर्क रेखा के आसपास यहाँ पूरे भारत में क्या होगा? कड़ाके की ठंड होगी। जब यहाँ ठंड होगी तो यहाँ पर वायुदाब उच्च होगा, और जब मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी नीचे बिल्कुल दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया के आसपास, तो वहाँ पर वायुदाब निम्न होगा। जब वहाँ वायुदाब निम्न होगा और यहाँ वायुदाब उच्च होगा, तो हवाएं उत्तर से दक्षिण दिशा में चलेंगी। निश्चित है, हवाएं कहाँ चलेंगी? उत्तर से दक्षिण दिशा में। वही सिस्टम यहाँ पर भी, पृथ्वी की गति के कारण ये पवनें उत्तर से दक्षिण तो आएंगी, ये ऐसे, ये अब चीन से आ रही है पवनें, यानी कि साइबेरिया से आ रही है, रूस से आ रही है, तो वहाँ से ये पवनें कहाँ जाएंगी? ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाएंगी, क्योंकि वहाँ दक्षिण में गर्मी है बहुत ज़्यादा। अब इनकी दिशा चेंज हो जाएगी ऐसे, वही उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ये ऐसे, ये ऐसे। अब यहाँ इस चीज़ को समझने के लिए आप थोड़ा सा यहाँ एक, कहाँ रख दिया मिटाने का डस्टर, हाँ देखिए, हाँ इसको मिटा देता हूँ मैं थोड़ा सा यहाँ पर, जब देखना है इसको अच्छे से समझिएगा।
हाँ देखो ये यहाँ पर ऐसे ये अब ये पवनें ऐसे आ रही हैं, ये अब निश्चित रूप से ये पवनें बिल्कुल शुष्क क्षेत्र से आ रही हैं, बिल्कुल ठंडे प्रदेश से आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर रास्ते में कोई भी ऐसा इनके पास जल संसाधन नहीं है, रास्ते में कोई ऐसा समुद्र नहीं पड़ रहा है इनको, क्योंकि ये स्थल भाग है पूरा के पूरा, ये चाइना का, मंगोलिया का और ये रूस का, रूस प्लेटो वगैरह, ये बहुत सारी चीज़ें, ये इधर किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, अरबेकिस्तान, ये कजाकिस्तान, ये क्षेत्र हैं, ये बनता है। लेकिन अब जब ये यहाँ पर आएगा सीधे तो यहाँ पर इनके पास पानी नहीं है, पानी नहीं है तो ये पवनें कैसी हैं, बिल्कुल शुष्क पवनें हैं। और शुष्क पवन होने के कारण ये भारत में बरसात करें किससे, जब पानी ही नहीं है, शुष्क है तो बरसात नहीं होगी, नहीं होगी तो इन पवनों से भारत में बरसात नहीं होती। यहाँ पर शीतकाल है इसलिए इसको हम शीतकालीन मानसून कहते हैं। ये उत्तर पूर्व दिशा से आता है इसलिए इसको उत्तर पूर्व मानसून कहते हैं। दोनों मानसूनों की बात हम कर रहे हैं। पहले ग्रीष्मकालीन मानसून की बात की हमने, क्योंकि वो ग्रीष्मकाल था और ग्रीष्मकाल में वो पवनें इधर से गई थी दक्षिण पश्चिम से, तो दक्षिण पश्चिम पवनों को ग्रीष्मकालीन मानसून और उत्तर पूर्व पवनों को शीतकालीन मानसून, क्योंकि शीतकाल में ये मानसूनी पवनें चलती हैं इधर से, इनको शीतलहर भी कहते हैं। हिमालय होने के कारण ये भारत में इतना प्रभाव नहीं दिखा पाती, क्योंकि फिर आगे निकल जाती हैं, आगे निकल जाती हैं तो ये क्योंकि एकदम से ऊपर उठती है तो ये तुरंत यहाँ नहीं टिकती उत्तर भारत में, तो ये जब तक यहाँ टिकती हैं तो यहाँ फिर समुद्र के कारण ये इनका प्रभाव कम हो जाता है, तो ये यहाँ पूरा प्रभाव अपना नहीं दिखा पाती, तो भारत में इनका इतना कोई असर नहीं होता। बाकी फिर भी सर्दी में थोड़ा बहुत बढ़ोतरी ये कर देती है, यहाँ सर्दी पड़ती है उसमें। फिर आगे चलते हैं, आगे जब जाते हैं तो यहाँ ये बढ़ते हैं, ये अब क्या होता है कि यहाँ बंगाल की खाड़ी इनको बीच में मिलती है कुछ पवनों को, ये जो साइड वाली पवनें जो रह जाती हैं इधर वाली है, ये आ रही है पवनें इधर से, ये तो ये बंगाली खाड़ी से पानी उठा लेती हैं और पानी उठाने के कारण फिर ये तमिलनाडु का जो कोरोमंडल तट है, कोरोमंडल तट, इस कोरोमंडल तट पर ये वर्षा करती है। तो कोरोमंडल पर ये बरसात करती है, तो शीतकालीन वर्षा हमारे भारत में सिर्फ तमिलनाडु में होती है और तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर या आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से में हो जाती है, क्योंकि आंध्र प्रदेश का हिस्सा भी उस कोरोमंडल तट के अंतर्गत आता है। कृष्णा नदी के जो दक्षिण का पार्ट है, उस कृष्णा नदी के दक्षिण के पार्ट में ये बरसात कर देती हैं। तो अब हम देखते हैं कि दो मानसूनों की हमने बात की यहाँ पर, कितने मानसूनों की, दो मानसून, एक ग्रीष्मकालीन मानसून और एक शीतकालीन मानसून। भारत में वर्षा की दर देखते हैं, किसकी दर, बरसात की दर कि क्या कितनी वर्षा भारत में होती है। हाँ देखिए, मान लो नंबर 1 100% वर्षा, भारत में 100% वर्षा होती है। अब वो कैसे कैसे होती है, किससे होती है, ये थोड़ा सा हमको देखना है। देखिए 74% दक्षिण पश्चिम मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से। नंबर 2 13% उत्तर पूर्व मानसून से। नंबर 3 10% चक्रवाती है, ये वर्षा। और नंबर 4 3%। देखिए 74 और 3
74 और 3 77 और 10 87 और 10 97 और 3 100%। 3% मावट, ये चक्रवाती है, चक्रवाती में मावट ही होती है। मानसून पूर्व की बारिश, क्या है? मानसून पूर्व की बारिश। ये अपनी एक पूरे भारत में वर्षा का तंत्र है पूरा का पूरा। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ढंग से देख लीजिएगा और अपने आप में अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको, क्योंकि ये जो मानसून की जो दर बनती है हमारी, ये इसी प्रकार, इसको हम ग्रीष्मकालीन मानसून कहते हैं। ग्रीष्म, ये शीतकालीन मानसून है। और ये मानसून पूर्व की जो बारिश होती है वो क्या होती है? वो जो मार्च अप्रैल के आसपास जो बारिश होती है ना, वो मानसून पूर्व की बारिश होती है। जिससे फसल बिगड़ने का जो काम होता है वो, अब उसको भारत के अन्य स्टेटों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। हमारे यहाँ मानसून पूर्व की बारिश कहते हैं, राजस्थान में कहीं उसको, जैसे बंगाल में काल बैसाखी कहते हैं, और पूर्व के क्षेत्रों में जैसे मेघालय, असम, यहाँ पर इनको क्या बोलते हैं, वो नार्वेस्टर कहते हैं। ऐसे ही दक्षिण में इसको आम्र वर्षा कहते हैं, कर्नाटक, केरल में तो यहाँ पर भी ये वर्षा होती है थोड़ी बहुत। तो मानसून पूर्व की बारिश जो होती है ये ऐसी होती है, और ये भारत में मुख्य रूप से 10% ही होती है, ज़्यादा क्षेत्र में ये वर्षा नहीं होती। हाँ, एक क्वेश्चन और रह गया था बीच में, थोड़ा सा देखिएगा कि जो हमारा ग्रीष्मकालीन मानसून था, दक्षिण पश्चिम मानसून था, हम इधर से गए थे और यहाँ पर बहुत सारी वर्षा हो रही थी, तो आगे पवने नहीं गई। लेकिन ये जो पवने इधर से यहाँ से गई थी, ये राजस्थान में वर्षा नहीं की इन्होंने, क्योंकि अरावली की जो दिशा है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है, ये अरावली की दिशा। तो यहाँ पर इन पवनों ने वर्षा नहीं की थी। अब क्या होता है, यहाँ गर्मी है, गर्मी होती है, उच्च दाब है, और यहाँ वर्षा होने के कारण, यहाँ वर्षा होने के कारण उच्च दाब है, और यहाँ वर्षा न होने के कारण गर्मी बनी हुई है। गर्मी बनी हुई है तो यहाँ पर निम्न दाब है। तो फिर हवाओं की दिशा किधर हो जाती है? इधर हो जाती है। तो ये बंगाली खाड़ी की जो शाखा है वो अपना पश्चिम की तरफ मुड़ जाती है, और फिर यहाँ राजस्थान में जम के बरसात करती है, क्योंकि अरावली के ये अपोजिट साइड हो जाती है, फिर अरावली से ये टकराती है पवने पूरी, और भारत में राजस्थान के पूर्वी भाग में बरसात करती हैं। तो कहने का मतलब ये है हमारा कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम से। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून की किस शाखा से होती है, तो उसके लिए हम बंगाल खाड़ी की शाखा को जिम्मेदार ठहराएंगे, क्योंकि हमारे नज़दीक अरब सागर पड़ता है, लेकिन अरब सागर से हमारे यहाँ पर बरसात कम होती है, नहीं होती, और ज़्यादातर बरसात हमारी बंगाल खाड़ी की शाखा से होती है। तो राजस्थान में सर्वाधिक बरसात के लिए जिम्मेदार कौन सी शाखा है? बंगाल खाड़ी की शाखा। मानसून ये दक्षिण पश्चिमी है, ये भी मानसून दक्षिण पश्चिम है, ये भी मानसून दक्षिण पश्चिम है, दोनों ही ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन दिशा होने के कारण इनका दक्षिण पश्चिम नाम है, लेकिन भारत में इसको ग्रीष्मकालीन मानसून कहते हैं। उसके बाद में ये अपने समय बदलने के बाद जैसे ही सूर्य दक्षिण में जाता है, तो ये पूरे साल का एक हमारा ये तंत्र है। जैसे जैसे उत्तर में जाएंगे तो ग्रीष्मकाल आएगा, सूर्य दक्षिणायन होगा तो शीतकाल होगा। तो ये भारत की कंडीशन है, ये मैंने आपको बताई। ये पूरा के पूरा एक अपने बरसात का शेड्यूल है, कितने परसेंट वर्षा किस मानसून में कौन से समय में होती है, ये चीज़ भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये जो मानसून का दौर था ये हमारा आज ख़त्म हुआ। कुछ संकल्पनाएँ हैं, एक दो संकल्पनाओं के नाम आपको और बता दिए जाएंगे अगली क्लास में। बाकी मानसून को यहाँ भारत के को बहुत अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा। हाँ, अगली बात करते हैं हम यहाँ पर कि मानसून के बाद अब ऋतुओं की। मौसम विभाग के अनुसार, जो भारतीय मौसम विभाग है उसके अनुसार भारत में 4 ऋतुएं हैं। कौन सी, कितनी ऋतुएं हैं? 4 ऋतुएं हैं। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 4 ऋतुएं हैं। नंबर 1
ग्रीष्म ऋतु। नंबर 2 शरद ऋतु। नंबर 3 शीत ऋतु। सॉरी, यहाँ पर वर्षा ऋतु। शीत ऋतु, शरद ऋतु और चौथी शीत ऋतु। शीत ऋतु ये अपना एक समय है, इनका सभी का एक चक्र है, वो है मार्च टू जून। सॉरी, मई। मार्च टू मई, इसका है मई जून, सॉरी मई नहीं आएगा, जून। जून टू अगस्त, इसका है सितंबर नवंबर, इसका दिसंबर टू फरवरी। ये इनका एक समय बताया गया है। चारों ऋतुओं का भारतीय मौसम विभाग ने ये ऋतुएँ यहाँ पर बताई हैं। आप लोग अच्छे से इनको पढ़िएगा, अच्छे से क्लास लीजिएगा और समझिएगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ।